के बाद अब शाम का वक्त हो रहा होता है। राधिका रसोई से निकलकर हॉल में आती है। माँ जी, आपने बच्चों को देखा क्या? सूरज ढलने वाला है और चिंकी और दीपक अभी तक घर के अंदर नहीं आए हैं। बहू, वो तो काफी देर से बाहर ही हैं। वो दोनों बाहर उस नीम के पेड़ के नीचे खेल रहे थे। लेकिन माँ जी, इतनी शाम हो गई है, बाहर अब अंधेरा होने वाला है, बच्चों को बुला लेना चाहिए था। भाभी, आप ही ना घर में आकर वो करेंगे भी क्या? इस पुराने पंखे की गर्म हवा खाएंगे? कम से कम बाहर पेड़ के नीचे थोड़ी बहुत तो ताज़ी हवा मिल रही होगी उन्हें। तभी चिंकी और दीपक हाथ पांव खुजलाते हुए और रोनी सूरत लेकर घर के अंदर आते हैं। माँ देखो ना, बाहर बहुत मच्छर काट रहे हैं, पूरे पैर लाल हो गए हैं और बहुत खुजली हो रही है। और माँ, बाहर मच्छर है तो अंदर ये जानलेवा गर्मी, घर में भी तो बिल्कुल सुकून नहीं है, हमें कहीं और ले चलो। दादाजी, आप ये सड़ा हुआ पंखा बदलते क्यों नहीं? ये सिर्फ शोर मचाता है, हवा तो इसके पास से गुजरती भी नहीं है और ये पुराना कूलर ठंडा ही नहीं करता। ये सब देखकर राधिका मन ही मन सोचती है, हे भगवान, मेरा परिवार गर्मी में कितना परेशान है, मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा। सभी बातें कर ही रहे थे कि तभी तरुण थका हारा घर आता है। अरे तरुण बेटा, आज इतनी देर कैसे कर दी? हम सब तेरा ही रास्ता देख रहे थे। क्या बताऊं माँ, आज तो सूरज जैसे आग उगल रहा था। मंडी में इतनी भीड़ थी कि पूछो मत। धूप की वजह से आज सब्जियां खरीदने में ही बहुत समय निकल गया। फिर मंडी से निकलते निकलते दोपहर की लू चलने लगी। मुझे तो लगा कि अगर लू में साइकिल चलाऊंगा तो बीमार पड़ जाऊंगा, इसलिए मैं रास्ते में एक छाया वाली जगह पर रुक गया था। बहू, अब बातें छोड़ और जल्दी से सबके लिए खाना लगा दे। बेटा काम से आया है, उसे भूख लगी होगी। जी माँ जी, मैं भी खाना परोसती हूँ। मैंने आलू की सब्जी और रोटियाँ बनाई है। राधिका सबको खाना परोसती है। रसोई की गर्मी से रोटियां और भी गर्म लग रही होती हैं। तभी तरुण निवाला तोड़ता है, लेकिन रुक जाता है। उफ, ये रोटियां तो अंगारे जैसी लग रही हैं। राधिका, ऊपर से इतनी गर्मी और ऊपर से ये उबलता हुआ खाना मुझसे तो खाया ही नहीं जाएगा। बेटा, अगर तू पेट भर खाना नहीं खाएगा तो कल काम पर कैसे जाएगा? शरीर में ताकत भी तो होनी चाहिए। माँ, मेरा मन बिल्कुल नहीं है। ऐसा लग रहा है कि पेट में आग जल रही है। हे मेरे मालिक, मेरा परिवार ढंग से 2 निवाले भी नहीं खा पा रहा है। ये गर्मी तो हमारे निवाले भी छीन रही है। मुझे कुछ तो करना ही होगा। कब तक हम किस्मत को कोसते रहेंगे? मुझे अपने ससुराल को इस भट्टी से बचाना है। जैसे तैसे सब थोड़ा बहुत खाना खाते हैं। अब रात के सोने का वक्त भी आ जाता है, जहाँ हॉल में सब बिस्तर लगाए जा रहे होते हैं। बहू, जल्दी से दरी बिछा दो, आज तो हॉल में ही सबको सोना पड़ेगा। कमरे में तो दम घुट जाएगा। मैं पंखे के एकदम नीचे सोऊंगा। चिंकी को किनारे कर दो, उसे ज्यादा गर्मी नहीं लगती। क्यों? क्या मैं बर्फ की बनी हूँ? मुझे भी उतनी ही गर्मी लगती है, मैं बीच में सोऊंगी। अरे मेरे बच्चों, लड़ो मत, दोनों साथ में बीच में लेट जाओ, हम बड़े किनारे हो जाते हैं। ये पंखा भी आखिरी सांसें गिन रहा है ऐसा लगता है। इसकी आवाज से नींद नहीं आती और हवा को तो नाम और निशान नहीं है। सच में माधव जी, ऐसा लग रहा है जैसे कोई गर्म लू के थपेड़े मार रहा हो। पूरी रात कैसे कटेगी? तरुण, मैं कब से कह रही हूँ कि कम से कम एक नया फर्राटा पंखा ले लेते, किश्तों पर ही उठा लेते। राधिका, तुम जानती हो कि अभी हाथ कितना तंग है। अगर अच्छी मजदूरी मिली तो अगले महीने पक्का ले आऊंगा। ऐसे ही रात के 2 बज चुके हैं। सन्नाटे में घर के अंदर बेचैनी रहती है। बच्चे अचानक उठकर रोने लगते हैं। माँ, नींद नहीं आ रही, पेट पर बहुत गमोरिया हो गई है और बहुत जलन हो रही है। माँ, मुझे बहुत प्यास लगी है, मटके का पानी भी उबल रहा है। राधिका देखती है कि सास ससुर और तरुण भी जाग रहे हैं। पसीने से सबके कपड़े भीगे हुए हैं। रुक जाओ मेरे बच्चों, मैं हाथ वाले पंखे से तुम्हें हवा करती हूँ। तुम बस आंखें बंद करने की कोशिश करो। ये क्या जिंदगी है? मेरा परिवार न चैन से खा पा रहा है, न चैन से सो पा रहा है। ये सिर्फ गर्मी नहीं है, ये हमारे सब्र का इम्तिहान है। मुझे अपने घर को ठंडा करने का कोई रास्ता ढूंढना ही होगा। अगली सुबह नाश्ते के बाद तरुण अपने पिता माधव से कहता है, पिताजी, आज जल्दी निकलना होगा, वरना धूप चढ़ गई तो चलना मुश्किल हो जाएगा। हाँ बेटा, आज सुना है सरपंच के घर पर कुछ मरम्मत का काम है, शायद मुझे भी कुछ काम मिल जाए। पिताजी, आप मत जाइए, आपकी उम्र हो गई और बाहर आग बरस रही है, कहीं कुछ ऊंच नीच हो गई तो। अरे नहीं बेटा, घर पर बैठकर क्या करूंगा? थोड़ा बहुत हाथ बटाऊंगा तो 2 पैसे घर में ज्यादा आएंगे। राधिका घर के कोने से एक पुरानी फटी हुई छतरी निकालती है जो धूल से सनी हुई है। अरे बहू, ये क्या निकाल लाई? इस छतरी को तो चूहे ने छलनी कर दिया है। ये तो कबाड़ हो चुकी है, पिछली बारिश में ही ये टूट गई थी। अब तो इसके कपड़े में इतने छेद है कि धूप सीधे सिर पर लगेगी। रहने दो, मैं ऐसे ही चला जाऊंगा। गमछा सिर पर बांध लूंगा ना, वही बहुत है। तरुण काम पर निकल जाता है और माधव भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। राधिका घर के कामों में लग जाती है।
तभी बाहर शोर सुनाई देता है। अरे चाची जल्दी बाहर आओ, देखो माधव जी को क्या हो गया। राधिका और सविता दौड़कर बाहर आती हैं। दो लोग माधव को सहारा देकर ला रहे होते हैं। हे भगवान माधव जी, आपको क्या हुआ? आप तो अभी ठीक ठाक गए थे। अरे सविता बहन, इस उम्र में इन्हें धूप में क्यों भेजा? बेचारे चौराहे पर चक्कर खाकर गिर गए थे। इन्हें तुरंत अंदर ले जाओ और नींबू पानी पिलाओ। ये तो अनर्थ हो गया। बाहर निकलने का संघर्ष अब जान पर बनाया है। हमारे पास तो एक ठीक ठाक छाता तक नहीं है। सभी माधव को अंदर लिटाते हैं। थोड़ी देर के बाद माधव होश में आता है।